आप ये बताइए, थर्ड फ्रंट की संभावना को तलाशा जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी इसमें लीड रोल में। उनको लगता है कि अब हमें कुछ वैसी पार्टियों को साथ करना चाहिए और हमें अन्य दलों को बताना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार कोशिश है। आपको याद होगा पिछली बार भी उपेंद्र कुशवाहा थे, बीएसपी पार्टी थी, असदुद्दीन ओवैसी थे। अभी थोड़ी देर पहले पान पार्टी के नेता मेरे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे बीएसपी, पान पार्टी, ओवैसी ये लोग अगर साथ हो जाएं, और एक और दल की बात कह रहे थे, उसको लेकर के मैंने पूछा भी क्या जनसुराज की बात कर रहे हैं, तो उनका कहना था जनसुराज के पास पैसा है, रणनीति है, मैं जनसुराज की बहुत बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन चार ऐसे दल हैं, चौथे दल की बात अभी मैं खुलकर नहीं करूंगा, अगर वो आ गए तो मामला कुछ बदल सकता है। ये चौथा दल कौन है? कल से चिराग का भाषा बदला हुआ है। क्या माना जाए, चिराग जिस तरीके से कल से बोल रहे हैं, जीजा साले दोनों मिलकर के, ये एनडीए में उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने, और खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे यहाँ आके रोज बोलते थे, अब चुप रहने लगे, अब वो कह रहे हैं इस पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो अंदर खाने जो मेरे पास जानकारी है कि इस तरह का भी चल रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हैं? चिराग केवल सीट पाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं या तीसरे गठबंधन में जाने की सोच रहे हैं? उनको लग रहा है कि एनडीए की लुटिया गोल होने वाली है बिहार में। निश्चित तौर पर अभी थर्ड फ्रंट की जो बात हो रही है, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो नेता अगर कोई नहीं निकलते हैं तो थर्ड फ्रंट की परिकल्पना बेकार होगी। मतलब कोई महत्व नहीं रहेगा थर्ड फ्रंट का। हाँ, अगर एनडीए से चिराग पासवान निकल जाते हैं और चिराग पासवान, ओवैसी, प्रशांत किशोर, फिर उपेंद्र कुशवाहा, और उसके बाद अगर ये मिलते हैं तो ये थर्ड फ्रंट की परिकल्पना कारगर साबित हो सकती है। और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान दो ही केवल मिल जाते हैं, और ओवैसी तीन ही अगर मिल करके चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद कोई भी अगर छोटी पार्टी कोई भी आती है, केवल ये तीन मिल जाते हैं, तो बिहार में थर्ड फ्रंट एक कारगर मतलब पार्टी फ्रंट साबित हो सकता है और सभी सीटों पर जोरदार मुकाबला हो सकता है, त्रिकोणात्मक मुकाबला हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान का एक वोट बैंक है, लगभग 100 विधानसभा ऐसे हैं जहां चिराग पासवान का लगभग 10,000 का पोलिंग वोट है, पासवान समाज का। इसके अलावा प्रशांत किशोर के साथ अपर कास्ट का एक अट्रैक्शन हुआ है कि 35 वर्षों के बाद एक है कि अपर कास्ट का कोई नेता आगे बढ़ रहा है, जिसको कि एक ईमानदार छवि के रूप में, एक युवा नेता के रूप में, खासकर उनके जाति विशेष के लोग, ब्राह्मण समाज उनको ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जदयू से, नीतीश कुमार से जो नाराज है वो लोग भी उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और ओवैसी ये मिलकर अगर फ्रंट बनाते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार में मुकाबला अच्छा हो जाएगा। और आरजेडी और एनडीए, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए चिंता की बात होगी। और मुझे लगता है कि मिनिमम 50 से ऊपर सीट ये लोग जीत सकते हैं। लड़ाई तो टोटल सीट पर ये लोग दे सकते हैं। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, ओवैसी अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही जोरदार मुकाबला होगा। हाँ, जहां तक चिराग पासवान की बात है, तो चिराग पासवान आप जान लीजिए, वो मैंने पहले भी बताया कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे ही। वो 20 और 30 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने 95 में चुनाव लड़े थे तो मात्र 7 सीट जीते थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने थे। तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए में कोई नेता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इंडिया गठबंधन में तो तेजस्वी है, तेजस्वी के बाद बिहार में कौन होगा, कौन मुकाबला करेगा? नहीं, तो मतलब तेजस्वी के बाद आप ये कहना चाह रहे हैं संतोष जी, तेजस्वी के बाद स्पेस दिखाई पड़ रहा है एनडीए में चिराग पासवान को, इसलिए चिराग पासवान कुछ करेंगे। यकीन मानिए, कल मैं एक बड़े नेता से बात कर रहा था जेडीयू से रात में, तो उन्होंने कहा अरे ये सबसे मत घबराइए, ये सीट ज्यादा लेने के लिए सारा कुछ है, बताइए चिराग के लिए कहां विकल्प है। हमने कहा प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा अरे कैसी बात करते हैं, क्या फायदा होगा उनको। मैं चाहूंगा मृत्युंजय शर्मा जी इस पर आए, बोलें फायदा क्यों नहीं हो सकता है। आप अगर हम एनडीए की बात करें, बड़ी खराब स्थिति होती जा रही है
ऐसी स्थिति होती जा रही है जैसे मुट्ठी से रेत फिसलता है, वैसे ही बिहार में एनडीए की स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। यकीन मानिए, जिस तरीके से अपराध को लेकर के आरजेडी बोलने लगी है, सोचिए, मतलब अपराध पर अगर आरजेडी बोले तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सूर्य पश्चिम में उग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहने जा रहा हूं, आप लोगों ने जितना जंगल राज बीजेपी वालों ने, जेडीयू वालों ने कर दिया है और तब आरजेडी अपराध पर बोले, तो यह माना जा सकता है कि भाई ऐसा क्या गलत कर दिया एनडीए वालों ने कि अब आरजेडी अपराध पर बोल रही है। परिवार में आपने इतने लोगों को वार्ड और आयोग में जगह दे दिया कि अब आरजेडी परिवारवाद पर बोल रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि एनडीए इतनी भारी गलती कर रही है कि आरजेडी अपने सबसे कमजोर पॉइंट को स्ट्रांग मान करके अब उसी पे एग्रेसिव हो रही है। मृत्युंजय शर्मा जी, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं कि चिराग पासवान भांप गए हैं? ये कल से उनकी भाषा बदल गई है, उनके बहनोई अरुण भारती भी और एग्रेसिव हो गए हैं। पहले राजेश वर्मा भी बोले थे गोपाल खेमका मर्डर के बाद। क्या चिराग एनडीए को छोड़ रहे हैं? नया फ्रंट बन रहा है? पंकज जी, देखिए, बहुत लंबी अभी प्रेडिक्शन नहीं करते, इलेक्शन में कुछ महीने बाकी है, लेकिन चिराग पासवान की आप पूरी पॉलिटिक्स देखेंगे हमेशा से, तो वो किसी भी दल या गठबंधन के साथ रहते हुए भी अपना एक व्यक्तिगत जो उनकी पार्टी की आइडेंटिटी वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए कि इसी एनडीए गठबंधन के अंतर्गत रहते हुए भी जब सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था जिसमें बाइफरकेट करने की बात कही गई थी ओबीसीज को और दलित्स को, तो उसके विरोध में इन्होंने कितना एक तरह से फ्रंट खोल दिया था। इन्होंने बिहार में आके सभाएं की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पे अगर किसी प्रकार की आंच आएगी, दलितों को बांटने का प्रयास होगा तो हम नहीं सहेंगे। आप कास्ट सेंसस पे भी देख लीजिए कि हमेशा से इन्होंने एक जो लाइन टो किया है वो अपना इंडिपेंडेंट लाइन है, चाहे पहले इंडिया कुछ भी बोलती रही हो, बाद में कुछ भी बोलती रही हो, हमेशा उसके समर्थन में खड़े रहे। तो एक प्रकार से चिराग पासवान, मैं हमेशा कहता हूं कि वो 25 के लिए नहीं लड़ रहे, वो 2030 के लिए लड़ रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि 2030 में मैं उस स्थिति में हूं जिसमें सीएम पद के एक मजबूत दावेदार के रूप में मैं वहां पे स्थापित हो जाऊं। और आज जो भी हो रहा है वो देखिए उसी की तैयारी चल रही है। वो चाहे बिहार में आके चुनाव लड़ना हो, अनरिजर्व सीट से कहना हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, युवाओं को एक वोटिंग ब्लॉक के तौर पर डेवलप करना हो, जातीय राजनीति से ऊपर उठने की बात हो, अलग अलग विषयों पे अपना इंडिपेंडेंट व्यू देना हो। पिछली बार 2020 में भी जो उन्होंने कोशिश की थी अपने सारे सीटों पे चुनाव लड़ने की, खासकर जेडीयू के विरुद्ध में, वो यही था, वो दिखाना चाहते थे कि जो हमारी पार्टी है उसको छोटी पार्टी मत समझिए, उसका इंपैक्ट देखने का प्रयास कीजिए, ताकि अगली बार जब वो एक नेगोशिएशन टेबल पे हो तो उनका ज्यादा वेटेज हो। 2025 में थोड़ा मुझे अभी तक डाउट है कि वो अकेले जाएंगे, वो भले ही अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हो। दो कारण इसके लगते हैं मुझे पंकज जी। एक तो पहला कि 2020 में वो देख चुके हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन अकेले लड़के बहुत ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे। वो एक आध गठबंधन भी कर लेंगे, फिर भी मुझे इस पे डाउट है कि उतना सीमलेसली वोट ट्रांसफर हो जाएगा कि वो डबल डिजिट सीट्स में जा पाए। एनडीए के अंदर रहते हुए उनको पता है कि डबल डिजिट सीट्स आ जाएगी। दूसरा, 2025 में थोड़ा सा एक समीकरण जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि उनके चाचा ने एक पार्टी भी बनाई हुई है, भले ही थोड़ा सा वो हाशिए पे हो, लेकिन अगर वो महागठबंधन में चले जाते हैं पशुपतिनाथ पारस, और जो थोड़ी सी संभावना बनती हुई दिख रही है, उनकी बैठक हो चुकी है तेजस्वी के साथ, और अगर चिराग अलग जाते हैं उधर और उधर पारस महागठबंधन में साथ रहते हैं, तो वहां पे पासवान वोट बैंक में वो दरार ला सकते हैं, वो ट्रांसफर करा पाएंगे महागठबंधन में, और उसके कारण चिराग के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को बहुत नुकसान होगा। चिराग इस बात को भी समझते होंगे मेरे ख्याल से, और बार बार वो खुद को एक मेरे ख्याल से डिस्ट्रक्टिव या एंटी फोर्स के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहेंगे। 2020 में जो हो गया सो हो गया, लेकिन 2025 में मुझे लगता है वो साथ रह के वो देख रहे हैं। अभी केंद्र में कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको पता है कि अगर इधर सब कुछ अच्छा रहा, रिजल्ट्स अच्छे आ गए चुनाव के, तो राज्य में भी वो दावा ठोक सकते हैं। मंत्री पद तो खैर है ही, हो सकता है वो डिप्टी सीएम का दावा ठोक दे, और अगर 5 साल वो डिप्टी सीएम के पद पर बरकरार रह जाते हैं तो 2030 में वो एक बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर रहेंगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए। चलिए, तो वो शायद मान भी लेते हैं मृत्युंजय शर्मा जी, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक है। फिर चिराग का इंडिकेशन जो है वो सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा सीटें चाहिए या 2030 की राजनीति के लिए कर रहे हैं, मान भी लेते हैं,
पर ओवैसी अंदर खाने क्या कर रहे हैं? ओवैसी तो ये जरूर साबित करने का प्रयास करेंगे ना कि महागठबंधन तुमने हमको नहीं लिया तो तुम्हारी सत्ता भी नहीं आएगी, क्योंकि उनके प्रवक्ता तो कई बार हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने यहां तक कहा है कि अपना गुरूर अलग रखिए, अभिमान अलग रखिए। पिछली बार आप सत्ता में नहीं आ पाए थे क्योंकि आपने हमें अछूत माना था। अभी भी समझ लीजिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, मुस्लिम वोट का बंटवारा नहीं चाहिए, लेकिन आपको घमंड हो गया है और हमारे बगैर आप सत्ता में आ नहीं पाइएगा। यही बात पान पार्टी कर रही है कि नीतीश हो या तेजस्वी, पान पार्टी के बगैर सत्ता में नहीं आएंगे। लिख लीजिए, हमारे साथ इंटरव्यू में बोले हैं, मैं ये चलाने वाला भी हूं, ये बात आप जान लीजिए। दीपक कोचगवे साहब, क्या आपको लग रहा है तीसरे फ्रंट की पॉसिबिलिटी है? असुद्दीन ओवैसी जबरदस्त तरीके से महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। वजह यह है कि मुसलमान के वोटों का बंटवारा करेंगे। अगर पान पार्टी शामिल होती है थर्ड फ्रंट में तो ये नीतीश को अच्छा खासा नुकसान होगा, एनडीए को ज्यादा नुकसान होगा। और क्या आप चिराग को भी इसमें शामिल देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर प्रवक्ताओं की बात करें तो पीके तैयार भी नहीं है। पीके के प्रवक्ता कह रहे हैं हम किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सवाल उठता है, बीएसपी ने कल क्लियर कर दिया अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये तीसरे विकल्प की परिकल्पना सिर्फ कोरा परिकल्पना है या वाकई ये शेप लेने जा रही है? क्योंकि अब आदिल हसन, ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मुद्दे पर मेरी जानकारी है ये तीसरा फ्रंट बनाने में लगे हुए हैं। दीपक कोचगवे साहब। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, जहां तक तीसरे फ्रंट की बात है और तीसरा फ्रंट जो बिहार में बनने की बात आपको देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह से याचना की महागठबंधन के पास और महागठबंधन को पत्र लिखा, महागठबंधन के साथ जाने की इच्छा जाहिर की, मगर मामला पेंडिंग है, मामला खारिज नहीं हुआ। महागठबंधन की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। रही बात तीसरे फ्रंट की और ओवैसी की, ओवैसी ने 2020 में जो थर्ड फ्रंट बनाया था और उसमें आपको याद होगा कि थर्ड फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, देवेंद्र यादव थे, ओम प्रकाश राजभर थे, संजय चौहान की जो पार्टी थी, जनवादी पार्टी थी, ये सारे लोग थे। मगर थर्ड फ्रंट की जो परिकल्पना थी और थर्ड फ्रंट की जो सोच थी वो एक तरह से फ्लॉप हुई। सिर्फ ओवैसी ने 5 सीट जीती और बीएसपी ने 1 सीट जीती। तो अब जिस तरह से आज की परिस्थिति में जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में ओवैसी ने फिर, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, मगर लोकसभा चुनाव में वो चीज उनको छन कर नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मैं बहुत सारी सीटों पर लड़ूंगा, मगर जहां जहां वो लड़े वो 1 सीट भी नहीं जीत पाए। तो मेरे ख्याल से अभी जो थर्ड फ्रंट की परिकल्पना है और अभी जिस तरह से मायावती ने और आकाश आनंद और रामजी गौतम की जो बैठक हुई पटना में, उसे लगता है 243 सीट पर। तो अभी 3 ऐसी पार्टी है जो 243 पर अटकी हैं। चिराग पासवान भी अटके हैं 243 पर, बीएसपी भी आ गई है और 243 पर जनसुराज भी आ गई। तो मैं ये मानता हूं कि आज की जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जिस तरह से मुस्लिम वोट है, देखिए कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। और जिस तरह से 243 की बात करके मायावती आ रही हैं, मायावती पहले उस रोहतास के इलाके में 5-6 सीट जीता करती थी, हमें याद है। और जो उस एरिया है, यूपी से सटा हुआ एरिया है, उसमें उनकी जीत होती थी। मुझे अभी नहीं लगता है कि मायावती बहुत कुछ ऐसा कर देंगी जिससे कि डैमेज हो। डैमेज तो दलित और महादलित वोट तो नीतीश कुमार को भी मिलता है, महादलित वोट कम मिलता है आरजेडी को, जिस तरह से नीतीश कुमार को मिलता है, एनडीए को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ओवैसी जो है वो जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में, या आपने ठीक कहा कि वो कहेंगे
कि मैंने सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की पेशकश की थी आपको, आपने नहीं माना, और तब मैं अब एक वो थर्ड फ्रंट किसके साथ बनाना चाहेंगे? मायावती के साथ तो अब नहीं, अभी तक तो नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, मगर अब वो इंडिया इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष आईपी गुप्ता से लंबी बातचीत कर रहे हैं कि भाई आईपी गुप्ता आ जाए और कुछ लोग आएंगे, तो इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट अब मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगा। जिस तरह से देश की राजनीति चल रही है, चलिए, मुस्लिम आपको अपने वोट आपको को आपको तहस लगता है नहीं बहुत होने फर्क नहीं पड़ेगा,